Hi, good evening. Today we are going to discuss the law of evidence. First of all, we have to see what is evidence. This is a big question mark and we have to understand what the evidence is. Evidence word is being defined in section 3 in the interpretation clause. So we have to see what the interpretation clause says about evidence. Evidence according to this clause is of two types. All statements of witnesses and all documents. And which statements? How much a witness can state in the court and can be treated as evidence. We have to see all statements which court permits to be made before this court. Second thing is relating to the matters in proceedings. So, for any statement, any facts stated by the witness, to call it as an evidence, these two conditions have to be satisfied. Only such statements which court permits. Not everything. Witness comes and states everything. No. Only which the court permits. Second thing is, it is relating to the matter in proceeding, matter in issue. Irrelevant facts stated by the witnesses cannot be treated as evidence. And Evidence Act itself call it ocular evidence, यानी oral evidence. तो विटनेसेस की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं उसे हम एविडेंस कहेंगे. अब हम और इसको हम ऑरल एविडेंस कहते हैं. ये ऑल डॉक्यूमेंट्स यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसे हम कहेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. कौन से डॉक्यूमेंट्स? विच आर प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट फॉर इंस्पेक्शन. ओके, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के सामने इंस्पेक्शन के लिए पेश किए गए हैं, यानी कि कोर्ट विल सी द डॉक्यूमेंट एंड कोर्ट विल एग्जिबिट द डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिटेड बिफोर द कोर्ट. ओके, ये एग्जिबिटेड वर्ड को ध्यान रखना है. एग्जिबिटेड, जो भी डॉक्यूमेंट एग्जिबिट किया जाएगा वो एविडेंस होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. और इसको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के उसमें करेंगे. इसमें एक चीज और इंक्लूड कर दी है अमेंडमेंट के बाद, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. क्या मोबाइल डाटा या डाटा कार्ड में रिकॉर्डेड जो भी एविडेंस है उसको हम एविडेंस मानेंगे या नहीं? यस. कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या ऑरल एविडेंस? मोबाइल डाटा में बातें कर रखी हैं, मोबाइल फोन के अंदर जो भी चैट्स हैं वो है तो स्टेटमेंट्स, लेकिन क्योंकि इट इज स्टोर्ड इन ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, so this is called the electronic evidence, and electronic evidence has been included in the
इन दी ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओके, तो हम उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहेंगे। आजकल इलेक्ट्रॉनिक एज है, बहुत सारे डाटा वीडियोज हैं, बहुत सारी चीज़ें वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में स्टोर होते हैं, तो हम उन्हें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की कैटेगरी में रखते हैं और हमने उन्हें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह प्रूव करना होता है कोर्ट में। वी हैव टू प्लेस इट बिफोर द कोर्ट फॉर इंस्पेक्शन। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट का तो हमने कर दिया, एग्जीबिशन से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए हमें वो ओरिजिनल सोर्स जहां से आया, जैसे मोबाइल डाटा है तो हमें मोबाइल देना पड़ेगा जहां से वो निकला है, और दूसरा जो डाटा है उसको प्रिंटेड फॉर्म में भी देना पड़ेगा। तो ये सॉफ्ट कॉपी में भी दिया जाएगा और हार्ड कॉपी में भी दिया जाएगा। इसके अलावा हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए, एक सेक्शन 65B है, उसको याद रखना है। ये नया ऐड हुआ है एविडेंस एक्ट के अंदर। जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इंक्लूड किया तो ये सेक्शन ऐड किया गया। इस सेक्शन में लिखा है कि जिस बंदे ने डाटा को स्टोर किया है या जिसने प्रिपेयर किया है वो एक सर्टिफिकेट देगा ऑफ इट्स स्टोरिंग एंड ऑफ इट्स प्रिपेयरिंग, राइट, कि हाँ जी मेरे इंस्ट्रूमेंट में स्टोर हुआ था। जैसे कैमरे में मान लीजिए कोई चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, तो कैमरा जो है ओरिजिनल सोर्स है, वो डिवाइस है जिसमें वो एविडेंस रिकॉर्डेड है, और जो रिकॉर्ड कर रहा है वो बंदा एक सर्टिफिकेट देगा कि यस दिस वाज रिकॉर्डेड इन दैट डिवाइस। वो सेक्शन 65 में दिया। तो दिस इज ऑल फॉर द एविडेंस, कि एविडेंस हम एविडेंस किसे कहेंगे अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस, और वो कैसे पेश होगा, और हम उसे एविडेंस को कब एविडेंस मानेंगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि बहुत बार ये वाली बात उठती है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को ज्यादा ये बात ध्यान रखनी है, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हो गया, प्रोड्यूस कर दिया डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से प्रोड्यूस कर दिया। ओकुलर एविडेंस यानी ऑरल एविडेंस विटनेसेस के थ्रू प्रोड्यूस कर दिया। तो हमने प्रोड्यूस तो कर दिया डॉक्यूमेंट, क्या सारा डॉक्यूमेंट एडमिसिबल होगा? एक होता है एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, डॉक्यूमेंट हो या ऑरल हो। तो जरूरी नहीं है कि जो हमने सारा एविडेंस कोर्ट में लाके दिया है, कोर्ट की इंस्पेक्शन में कोर्ट के सामने पेश किया है, वो जरूरी नहीं है कि वो एडमिसिबल भी हो। ये जो एडमिसिबिलिटी है ये कोर्ट पर डिपेंड करती है। कोर्ट देखेगा कि क्या कोई पर्टिकुलर एविडेंस एडमिसिबल है कि नहीं, राइट। दिस इज कोर्ट्स डिस्क्रिशन टू सी द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। ओके, यानी कि कौन सा डॉक्यूमेंट जजमेंट के टाइम पर पढ़ा जा सकता है और कौन सा नहीं पढ़ा जा सकता है, कौन सी गवाही का कौन सा पोर्शन एडमिसिबल है और कौन सा नहीं है, राइट। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट कहता है कि डिस्क्लोजर बिफोर द पुलिस या कन्फेशन बिफोर द पुलिस, सेक्शन 25 टू सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट। ठीक है। एनीथिंग, एनी डिस्क्लोजर, एनी कन्फेशन मेड बिफोर द पुलिस इज नॉट एडमिसिबल। वो एडमिसिबल नहीं है, नॉट एडमिसिबल। तो जो भी डिस्क्लोजर हुआ या कन्फेशन हुआ पुलिस के सामने, वो रिकॉर्ड तो हुआ, दैट इज ए पीस ऑफ एविडेंस एज पर एविडेंस डेफिनेशन, बट एज पर लॉ ऑफ एविडेंस according to this section it would not be admissible. Clear?
अब प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस और एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस में फर्क पता चला। सेक्शन 27 कहता है कि जो डिस्क्लोजर पुलिस के सामने किया जाएगा रिगार्डिंग रिकवरी और डिस्कवरी, ठीक है, वो कितना एप्लीकेबल है और वो कितना एडमिसिबल है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो सेक्शन 27 जो है वो कहता है एविडेंस एक्ट का, लॉ ऑफ एविडेंस का, कि अगर रिकवरी या डिस्कवरी से रिलेटेड कोई डिस्क्लोजर है, मर्डर केस है, अक्यूज बताता है कि मैंने वेपन को उस पर्टिकुलर जगह पे छिपा दिया है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो उसे उस जगह पर ले जाएगा, वो उस जगह को पॉइंटिंग आउट करेगा, पॉइंटिंग आउट करेगा, ठीक है। तो जो वो पॉइंट आउट करेगा कि यहां पे मैंने छिपाया है, उसको वहां पॉइंटिंग आउट मीमो बनेगी, एक डॉक्यूमेंट बनेगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान। दिस डॉक्यूमेंट इज एन एविडेंस इन दिस कैटेगरी, राइट। इसके अंदर जब वो पॉइंट आउट करेगा और वहां से मान लीजिए रिकवरी होती है वेपन की, रिकवरी हो जाती है वेपन की, ठीक है, तो रिकवरी मीमो बनेगा, एक रिकवरी मीमो बनेगा और ये भी डॉक्यूमेंट है और एविडेंस है इन दिस डेफिनेशन। ओके, ये चीजें बहुत कैटेगरिकली आपको समझनी है। व्हाट इज एविडेंस? एविडेंस अगर वो नहीं होगा, एडमिसिबल अगर वो नहीं होगा, तो वो जजमेंट में पढ़ा नहीं जाएगा। हम ये कहेंगे हमने ये चीजें पेश की थी लेकिन कोर्ट ने देखी नहीं ये चीजें। तो हमें देखना है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के टाइम पर क्या क्या चीजें हमने पेश की हैं, किस तरीके से पेश की हैं, वो हमारी एग्जिबिट हुई है कि नहीं हुई, और वो एडमिसिबल थी कि नहीं थी। तो एडमिसिबिलिटी जो है वो कोर्ट देखेगा। और कैसे देखेगा? डिस्क्रिशन तो है लेकिन जुडिशियल डिस्क्रिशन है, एज पर लॉ ऑफ एविडेंस देखेगा। इसलिए मैंने आपको ये दो सेक्शंस बताए हैं, सेक्शन 25 जहां की कन्फेशन होता है पुलिस के सामने, और ये सेक्शन 27 जहां रिकवरी और डिस्कवरी होती है किसी भी पर्टिकुलर वेपन की या किसी भी पर्टिकुलर चीज की जो कि इंपॉर्टेंट है, वाइटल एविडेंस है, वाइटल पीस ऑफ एविडेंस है फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग सच फैक्ट। ओके, तो अगर ये मान लीजिए रिकवरी हो गई वेपन की और रिकवरी मीमो तैयार हो गया तो वो डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट एडमिसिबल कितना है? सिर्फ टू दी एक्सटेंट ऑफ रिकवरी। वो ये कहेगा कि मैंने फला दिन पर जो वेपन यूज किया था वो वेपन मैंने इस पर्टिकुलर जगह पर छिपाया है और वो वेपन यही है। उस जगह पर गए, पॉइंटिंग आउट मीमो बनी, वहां से हमने वेपन निकाला, वेपन निकाल के उसने बोल दिया कि यही है। तो उस रिकवरी मीमो का, उस डिस्कवरी मीमो का सिर्फ वो पोर्शन यूज होगा जहां वेपन निकला। वो जो ऊपर का पोर्शन था कि मैंने जिस वेपन से अपराध किया वो वेपन मैंने वहां छिपाया है, वो वाली ऊपर वाली लाइन सेक्शन 25 से हिट हो जाएगी। मैंने जिस वेपन से फला को मारा वो वेपन मैंने फला जगह पे छिपाया, इस टेबल के नीचे जो जमीन है उसमें छिपाया, राइट। तो जमीन में छिपा है ये तो एडमिसिबल है, वेपन निकला है, रिकवरी हुई है, ये भी एडमिसिबल है, लेकिन मैंने उस वेपन से मारा था वो वाला पोर्शन वुड बी हिट बाय सेक्शन 25, वुड नॉट बी एडमिसिबल। तो हमें एविडेंस के टाइम पर बहुत बारीकी से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में से और एविडेंस में से बहुत बारीकी से निकालना होगा, और कोर्ट बहुत बारीकी से देखेगी कि कितना पोर्शन एडमिसिबल है और क्या क्या एडमिसिबल है। जो एडमिसिबल होगा वही पीस ऑफ एविडेंस पढ़ा जाएगा अगेंस्ट द अक्यूज और इन फेवर ऑफ द पिटिशनर। क्लियर? तो यहां प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एक इशू है। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट तो हुआ, रिकवरी मीमो, पॉइंटिंग आउट मीमो और कन्फेशन
सबका सब प्रोड्यूस होगा, लेकिन एडमिसिबिलिटी उसकी कितनी है वो एज पर लॉ ऑफ एविडेंस कोर्ट देखेगा, तो ये कोर्ट डिसाइड करता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का बताया कि वो कैसे पेश होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कैसे प्रूव किया जाता है। अब हम आज करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। हमने पिछले लेक्चर में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन आज हम बताएंगे कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस में पर्टिकुलरली क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होता है, क्योंकि प्रैक्टिस का सबसे बड़ा काम है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का क्रॉस एग्जामिनेशन करना और क्रॉस एग्जामिनेशन की टेक्निक्स को समझना। एविडेंस ही एक ऐसा ट्रायल का पोर्शन है जो किसी के फैक्ट्स को प्रूव या डिसप्रूव करेगा या नॉट प्रूव करेगा। हमने इंटरप्रिटेशन क्लॉज में सेक्शन 4 में भी बताया था, इंटरप्रिटेशन क्लॉज में, कि प्रूव्ड क्या है, नॉट प्रूव्ड क्या है, डिसप्रूव्ड क्या है। तो ये वही तभी हो सकता है ये जबकि हमारे को पता हो कि हमें एविडेंस रिकॉर्ड कैसे कराना है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। तो अब हम रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कौन सा एविडेंस है? ओरल एविडेंस, इसे ऑकुलर एविडेंस भी कहते हैं। इसके लिए हम चलेंगे सेक्शन 135 ऑनवर्ड्स ऑफ द एविडेंस एक्ट। राइट, 135 कहता है कि किस पार्टी का, आप देखिए दो पार्टी हैं, ये अगर सिविल है तो यहाँ पर हुआ प्लेंटिफ और यहाँ हुआ डिफेंडेंट, और अगर ये क्रिमिनल है तो यहाँ हो गया स्टेट और यहाँ हो गया अक्यूज। ओके, दो पार्टी है, दोनों पार्टी की तरफ से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, लेकिन पार्टी दो ही होंगी, लिटिगेटिंग पार्टी। और मैंने आपको ये बताया था कि एविडेंस जो है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों के लिए लॉ ऑफ एविडेंस सेम है। राइट, हमें वहाँ से पढ़ना है। अब देखिए, सपोज हम क्रिमिनल में कर रहे हैं, हमें देखना है कि पहले कौन पेश करेगा अपना एविडेंस। तो 135 कहता है कि ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, कौन पहले अपना विटनेस देगा, ये लॉ ऑफ एविडेंस नहीं बताएगा, ये कोर्ट की प्रैक्टिस और कस्टम। ज़्यादातर हर एक हाई कोर्ट्स में अपनी कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बना रखे हैं, तो वहाँ पर भी ये रिकॉर्डेड है कि क्या ऑर्डर हुआ। बट आज तक एडवर्सरी सिस्टम में जनरली वट एवर हैज बीन द कस्टम सिंस जनरेशंस, वो ये है कि जो पार्टी केस को ओपन करती है वो पार्टी होती है जो अपना क्लेम पेश करती है। यहां पर हम प्लेंटिफ अपना क्लेम पेश करते हैं, प्लेंट लाकर, और डिफेंडेंट जो है वो उसको डिफेंड करता है। यहां पर स्टेट एलिगेशन रेज करती है और अक्यूज जो है वो डिफेंड करता है। तो दिस इज ए प्रैक्टिस कि जो क्लेम अपना पेश करता है वो ही केस को ओपन करता है, ओपन द केस। मतलब पहले गवाही कौन लाएगा, सिविल में प्लेंटिफ लाता है और क्रिमिनल में स्टेट लाता है। तो यहाँ प्लेंटिफ्स एविडेंस होता है पहले, और फिर यहाँ होता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस। क्लियर? जब ये अपना एविडेंस क्लोज कर देते हैं तब डिफेंस एविडेंस आएगा, और डिफेंस एविडेंस क्लोज होने के बाद रिबटल में प्लेंटिफ ला सकता है रिबटल एविडेंस बाय पी।
डिफेंस ने जो अपना एविडेंस दिया तो प्लेंटिफ को दोबारा से राइट होता है कि वो अपना रिबटल में एविडेंस ला सकता है। इधर स्टेट लाएगा अपना प्रोसिक्यूशन एविडेंस, और अपना जब इसका प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज हो जाएगा तो स्टेट यानी कोर्ट अक्यूज को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, एग्जामिन करेगी, सारा एविडेंस पुट करके कहेगी कि डू यू एक्सेप्ट और डिनाई। स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज हो जाने के बाद अगर वो कहता है कि मुझे डिफेंस देना है तो डिफेंस एविडेंस होगी, राइट। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है जिससे एविडेंस कोर्ट में रिकॉर्ड होता है। कोर्ट प्रैक्टिस में सिविल कोर्ट हो या क्रिमिनल कोर्ट हो, बेसिकली कोर्ट जिसे हम कहते हैं कोर्ट चल रही है, उसका बेसिक काम है एविडेंस रिकॉर्ड करना। इसलिए जुडिशरी में हर एक स्टेट में एक पेपर रखा जाता है ट्रांसलेशन का। जो स्टेट हिंदी स्पीकिंग स्टेट है वहाँ हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होता है, क्योंकि जो गवाह आएगा वो तो वहाँ की लोकल भाषा में बोलेगा। तो कोर्ट को यानी जज को पता होना चाहिए कि हमें उसका ट्रांसलेशन कैसे करना है, क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग में बी रिकॉर्डेड इन इंग्लिश, राइट। हिंदी स्पीकिंग स्टेट या कोई और लैंग्वेज वाला अपनी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, बट कोर्ट लैंग्वेज में भी इंग्लिश ऑल्सो। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये जो गवाही है वो जनरली लोकल भाषा में करते हैं, नहीं तो हम इंग्लिश में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग इट ट्रांसलेटेड, ठीक। तो ये हुआ गवाही का पेश करने का तरीका। अब हम ऑर्डर हमने देख लिया 135 जो कहता है। अब हम आएंगे कि जो पहले गवाह लाएगा वो चीफ रिकॉर्ड कराएगा अपने गवाह का। जो असर्ट करता है वो अपना गवाह पेश करा उसने, विटनेस, और जो पार्टी अपना विटनेस लाएगी वो उसका चीफ इन एग्जामिनेशन करेगी, ठीक है। चीफ रिकॉर्ड होगा पहले, गवाह अपनी बात बताएगा उसका क्या क्लेम है, या स्टेट बताएगा कि उसका क्या एलिगेशन है, किन चार्जेज के अगेंस्ट ये प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। तो चीफ इन एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद चीफ इन एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करेगा? एडवर्स पार्टी, ओके। ऑन पार्टी, चीफ इन एग्जामिनेशन कौन करेगी? ऑन पार्टी जो पेश करेगी, और चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करेगा? एडवर्स पार्टी करेगी। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद ये पार्टी जिसे चीफ किया है वो री एग्जामिनेशन की परमिशन मांग सकता है कोर्ट से, लेकिन री एग्जामिनेशन का बहुत लिमिटेड स्कोप है। वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन के पर्पज से किया जा सकता है उन फैक्ट्स पर जो क्रॉस में आए हैं। कौन से फैक्ट्स? जो क्रॉस में आए हैं। न्यू फैक्ट्स नहीं ला सकता वो। अगर न्यू फैक्ट्स लाने हैं, न्यू फैक्ट्स लाने हैं, ऑफ क्रॉस हो गया ये एग्जामिनेशन। न्यू फैक्ट्स अगर लाने हैं तो कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, और कोर्ट परमिट करेगा तभी न्यू फैक्ट्स लाए जा सकते हैं। और अगर री एग्जामिनेशन किया गया है न्यू फैक्ट्स पर तो क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट है। क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट दिया जाएगा दूसरी पार्टी। लेकिन अगर री एग्जामिनेशन खाली एक्सप्लेनेशन के पर्पज से किया गया है तो क्रॉस एग्जामिनेशन जरूरी नहीं है, ओके। न्यू फैक्ट्स आएगा तो क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट मिलेगा। ये हुई एग्जामिनेशन की पोजीशन, गवाह को कैसे एग्जामिन करना है, राइट। अब हम आएंगे जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो है क्रॉस एग्जामिनेशन।
क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है? एडवर्स पार्टी। यानी जो डिफेंड कर रही है, ठीक है, जो डिफेंड करेगी इसको, क्लेम को। सिविल में क्लेम को डिफेंड करेगी और क्रिमिनल में एलिगेशन को डिफेंड करेगी। ठीक है। अब ये जो डिफेंडिंग पार्टी होती है ये बेसिकली प्राइवेट काउंसिल्स हैं, और जो एलिगेशंस करते हैं, लगाते हैं, वो होते हैं प्रोसिक्यूटर्स, गवर्नमेंट पार्टी, गवर्नमेंट एडवोकेट, और जो डिफेंड करेगा वो होगा प्राइवेट एडवोकेट, प्राइवेट काउंसिल। यानी कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। अब हम देखेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे और क्या क्या होता है। जो चीफ इन एग्जामिनेशन था, जो पार्टी ने अपनी पार्टी को पेश करना है, उसमें एक रूल है कि आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे अपने गवाह से। लीडिंग क्वेश्चन। अब ये लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है? नो लीडिंग क्वेश्चन, जिसका आंसर यस और नो में हो। ऐसा क्वेश्चन हुज आंसर इज यस और नो। क्या ये बात सही है कि आपने मिस्टर बी को मारा? वो बोलेगा नो या यस। क्या ये बात सही है कि मिस्टर सी ने मिस्टर बी को मारा था आपके सामने? यस या नो। तो लीडिंग क्वेश्चन तो चीफ में नहीं पूछ सकते। फिर तो गवाह को कुछ भी नहीं कहना है, उसे सारा एलिगेशन पुट करते जाओ, यस नो करते जाएगा। इसीलिए लीडिंग क्वेश्चन नॉट अलाउड इन चीफ इन एग्जामिनेशन, बट लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। लीडिंग क्वेश्चंस आर अलाउड। ठीक है। मतलब आप क्रॉस एग्जामिनेशन में वकील साहब पूछ सकते हैं कि ये बात तो सही है ना कि तुम उसके घर गए थे? हाँ जी। तुमने उसके घर जाकर रोटी खाई थी? हाँ जी। ये क्रॉस एग्जामिनेशन में अलाउड है, चीफ में अलाउड नहीं है। और अगर चीफ में किसी ने पूछा लीडिंग क्वेश्चन, तो जो काउंसिल है, डिफेंडिंग काउंसिल, वो ऑब्जेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। लीडिंग क्वेश्चन को नहीं पूछा जा सकता। कोर्ट विल स्टॉप आस्किंग लीडिंग क्वेश्चन, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस आर अलाउड। क्या क्रॉस एग्जामिनेशन में आइडेंटिटी ऑफ द विटनेस के बारे में सवाल पूछा जा सकता है? सेक्शन 145 ऑफ एविडेंस एक्ट बहुत डिटेल में बताता है कि क्या क्या क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ये बात तो सही है कि तुम्हारे ऊपर फलाना फलाना केस चला था और उसमें तुम चोर डिक्लेयर हुए थे। क्या ये बात सही है कि तुम्हारा नाम शशि नहीं है, निशी है? आज तुम जो कह रहे हो कि मेरा नाम शशि है, तो क्या तुम आई कार्ड लाए हो? आई कार्ड दिखा सकते हो कोर्ट को। तो क्वेश्चन रिलेटिंग टू आइडेंटिटी ऑफ द विटनेस कैन बी आस्क्ड इन लीडिंग इन क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है। सेक्शन 145 को हम एक बार ध्यान से देखेंगे और 146 भी देखेंगे। 145 जो है वो क्या कहता है? सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो 145 है और सेक्शन 146 है फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, एंड देयर आफ्टर सेक्शन 154। 145 इज रिलेटिंग टू
क्वेश्चंस ऑन प्रीवियस स्टेटमेंट, प्रीवियस स्टेटमेंट। अब क्रिमिनल केस में प्रीवियस स्टेटमेंट्स कब होती हैं? पुलिस के सामने, मजिस्ट्रेट साहब के सामने, 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हुए, 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हुए। तो प्रीवियस स्टेटमेंट जो है क्रिमिनल में सेक्शन 161 सीआरपीसी और सेक्शन 164 सीआरपीसी में होती है। ठीक है। सेक्शन 145 कहता है क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग। ये राइटिंग में है। आईओ का पूरा इन्वेस्टिगेशन इस पर टिका होता है। ओके। जो वेपन रिकवर हुआ या जो मेडिकल डॉक्यूमेंट है वो तो है ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में, लेकिन बाकी सारा का सारा केस 161 और 164 स्टेटमेंट अगर है कोई तो उस पर टिका हुआ है। दीज आर दी प्रीवियस स्टेटमेंट। सेक्शन 145 राइट देता है काउंसिल को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का ऑन दी प्रीवियस स्टेटमेंट्स। आज जो आप बता रहे हो चीफ इन एग्जामिनेशन में कि इस बंदे ने मेरा पीछा किया, मैं जब स्कूल से आ रहा था तो, और मेरे पीछा करके मुझे फलानी जगह पर ले गया और मेरे साथ फला फला एक्ट किया, रॉन्ग एक्ट। ओके, ये उसने चीफ में बताया है। 145 कहता है कि आप ये पूछ सकते हो कि ये जो आपने बयान दिए हैं चीफ इन एग्जामिनेशन में, कोर्ट में जो आज बयान दिए, क्या वो पुलिस को बता दिए थे 161 में इन्वेस्टिगेशन के दौरान? राइट। और अगर वो कहता है कि हाँ बता दिए थे तो उस स्टेटमेंट को पुट किया जाएगा और उस स्टेटमेंट को बताया जाएगा कि इसमें तो है ही नहीं ऐसा बयान, ये तो आप नई बात बता रहे हो यहां पर कि मैं अपने स्कूल से निकला, मेरे पीछे पीछे ये आ गया और मुझे फलाने जगह ले गया और मेरे साथ ये काम किया, तो ये बात तो आपने बताई नहीं है पुलिस को। तो ये जो 161 है उससे ये स्टेटमेंट कन्फ्रंट हो जाएगी। ठीक है। अगर वो नहीं बताई है प्रीवियस स्टेटमेंट में तो जो स्टेटमेंट कोर्ट में दी है वो कन्फ्रंटेड हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर कोई बयान जो पुलिस को नहीं दिए और कोर्ट में दिए हैं तो नए बयान हो गए, न्यू स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, क्योंकि पहले प्रीवियस स्टेटमेंट में नहीं दी हुई है वो बात, प्रीवियस स्टेटमेंट में नॉट अवेलेबल। ठीक, उससे कन्फ्रंट हो गए। कन्फ्रंट होते के साथ ही वो इम्पीच हो जाएगा वो पोर्शन, यानी वो डाउटफुल हो गया। अब आप ये देखिए इम्पीच्ड, तो वकील साहब का या अक्यूज का बड़ा अच्छा काम हो गया। पर्टिकुलर फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट थे वो डाउट में आ गए, विद इन दी प्रीमाइसेस ऑफ डाउट, और प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो देखिए ये सेक्शन 145 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी कुछ कहा गया है वो पहले कहा गया था कि नहीं किया गया था, ये हमें देखना है। पहले के बयानों में मजिस्ट्रेट साहब को बता दिया था 164 के टाइम पर, जो आज आप बताया आपने कोर्ट में चीफ में, हाँ जी बता दिया था, और वो आया ही नहीं तो इम्पीच हो गया। और अगर वो कहते हैं कि बता दिया था तो वो कॉरोबरेट हो गया। तो इम्पीच और कॉरोबरेशन, ये दो चीजें हैं जो एविडेंस को प्रूव करती हैं और नॉट प्रूव करती हैं। एक हमने चीज देखी एडमिसिबिलिटी, एडमिसिबल है कि नहीं, एडमिसिबल भी है तो प्रूव्ड है कि नहीं। देखिए अब हमारे पास आया प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, दूसरा आया admissibility of evidence,
और तीसरा आ गया प्रूफ थ्रू सच एविडेंस। तो अगर इम्पीच हो गया तो प्रूफ नहीं हुआ, कंट्राडिक्ट हो गया। ठीक है, तो 145 बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट रेफर्स टू द प्रीवियस स्टेटमेंट्स जो आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बोली। सिविल में क्या ये बात आपने प्लेंट में लिख दी थी? और अगर प्लेंट में नहीं है तो न्यू फैक्ट्स बियॉन्ड प्लीडिंग्स कैन नॉट बी रेड इन एविडेंस, तो भी वो बेकार हो जाता है। वहाँ विद इन दी शेडो ऑफ डाउट्स आ जाता है क्रिमिनल में, और सिविल में बियॉन्ड प्लीडिंग्स हो जाता है, तो भी पढ़ा नहीं जा सकता। तो ये 145 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। 146 जो है वो क्या कहता है, हम क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्रॉस में। क्या हम पूछ सकते हैं जो विटनेस कह रहा है वो सच कह रहा है कि नहीं कह रहा है? यस, टू टेस्ट द वेरासिटी। आइडेंटिटी का मैंने बता दिया, विटनेस की आइडेंटिटी, कि वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, उसका नाम वही है कि नहीं है, या उसकी आइडेंटिटी सेम है कि नहीं है। आपने लिखा है कि आपने पीएचडी कर रखी है या आप प्रोफेसर हो, तो हमारा ये कहना है कि आपने तो एमए नहीं किया, तो आप प्रोफेसर कैसे हो? इस तरह की आइडेंटिटी पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टू टेस्ट दी वेरासिटी, सेक्शन 145 परमिट करता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन कैन बी पॉसिबल टू टेस्ट दी वेरासिटी, विटनेस सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ये कहना तो गलत है ना कि तुम 5 बजे फलाने जगह पर गए थे, या ये कहना सही होगा कि तुम वहां पर नहीं थे, लखनऊ में थे। तो वेरासिटी, फैक्ट्स की वेरासिटी को भी क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। 145 कहता है टू डिस्कवर हु ही इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ। इस पर भी सवाल किए जा सकते हैं कि आप कौन हो, हु ही इज और व्हाट इज हिज पोजीशन, राइट। इसके लिए हम एक एग्जांपल दे देते हैं कि मान लीजिए एक एक्सपर्ट विटनेस है, जो आया है एक मेडिकल डॉक्यूमेंट को प्रूव करने, या वो फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट को प्रूव करने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मर्डर का केस है, और एक रिपोर्ट उसके अंदर लिखा हुआ है, एक डॉक्यूमेंट लिखा है पोस्टमार्टम में, मेडिकल डॉक्यूमेंट में, कि ये वाली चोट जिससे ये मरा है वो इस पर्टिकुलर चक्कू से हो सकती है। दिस इज द एलिगेशन दैट द person who was killed by a particular knife. That knife was recovered from a particular place on the discovery of the disclosure of the accused. ठीक है, अब वो जो वेपन है वो वेपन भेजा जाता है फॉरेंसिक को टू चेक वेदर दिस पर्टिकुलर इंजरी इज पॉसिबल थ्रू दिस नाइफ और नॉट। जिस इंजरी से डेथ हुई है, इस नाइफ से उसने 10-15 इंजरी मार रखी, लेकिन कॉज ऑफ डेथ जो है वो किसी पर्टिकुलर कारण से हुई है, किसी पर्टिकुलर इंजरी से। अब वो जो नाइफ है, से इट इज वेजिटेबल कटिंग नाइफ, तो उसे कई जगह चोट लगाई हुई है, लेकिन जिस जगह से जिस इंजरी से डेथ हुई है, कॉज ऑफ डेथ है, वो उस नाइफ का नहीं है। ठीक है, या वो उस नाइफ से हुआ है। ये बात प्रूव करने के लिए हमारे पास आते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट। डॉक्यूमेंट कौन सा है? पोस्टमार्टम डॉक्यूमेंट या सब्सिक्वेंट ओपिनियन। ओके, जो नाइफ के लिए गया, नाइफ को चेक करने के लिए गया। ठीक, तो विटनेस एक्सपर्ट हमारे सामने है और क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, तो उस एक्सपर्ट विटनेस से पूछा जा सकता है कि आपने फॉरेंसिक में कौन कौन सी डिग्रियां ले रखी हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आपका कोई एक्सपीरियंस है
कि किसी वेपन से कितनी चोट लगेगी और नहीं लगेगी, ये मत बताने के लिए। क्लियर? तो क्रॉस एग्जामिनेशन में प्रीवियस डॉक्यूमेंट पुट होएगा 145 से 146 कहता है आइडेंटिटी पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, कौन हो, कहाँ से हो, क्या पोजीशन है, क्या एजुकेशन है, वेरासिटी ऑफ फैक्ट्स को भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो क्रॉस एग्जामिनेशन हैज ए वाइड एरिया बिकॉज थ्रू दैट ओनली द अक्यूज विल place his case or will impeach the case of the prosecution through which allegations are made. ओके। सिमिलरली सिविल में कि प्लेंटिफ ने जो क्लेम किया है वो मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी का केस है, प्रॉपर्टी में एक्सपर्ट विटनेस आता है, एक्सपर्ट विटनेस कुछ बता रहा है कि ये प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी नहीं हो सकती है, ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो इस पर्टिकुलर पीरियड में नहीं बना है, तो एक्सपर्ट विटनेस से ये पूछा जा सकता है कि क्या आपकी वो एजुकेशन है जिस एजुकेशन से आप ये कर रहे हो। या मेडिकल डॉक्यूमेंट वाला बंदा आता है और रेप केस है और गायनी डॉक्टर जिसने इंटरनल एग्जामिनेशन किया है प्रोसिक्यूटिव्स का, उसकी जगह कोई और दूसरा डॉक्टर आता है, तो उससे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या आपने कभी गायनी डिपार्टमेंट में काम किया है, क्या आपके पास एजुकेशन, आपके पास डिग्री है, कुछ पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन है फॉर गायनी एग्जामिनेशन। क्लियर? नाउ इट इज क्लियर। तो क्रॉस एग्जामिनेशन इज ए वाइड एरिया एंड 146 सेज कि हम क्या क्या चीजें और पूछ सकते हैं। और क्या पूछ सकते हैं? टू शेक हिज क्रेडिट, टू शेक हिज क्रेडिट। कैसे? विटनेस से पूछा जा सकता है कि क्या ये बात सही है कि तुम्हारे ऊपर एक केस चला था और उस केस में तुम इस अक्यूज के खिलाफ, ये अक्यूज तुम्हारे खिलाफ गवाह था, राइट? पहले कोई एक केस चला और उस केस में ये जो अक्यूज है जिसको प्रोसिक्यूशन करा जा रहा है ये गवाह था। टू शेक हिज क्रेडिट, क्यों बोलने आए हो तुम ये बात, क्यों बोल रहे हो, क्या है तुम्हारी गवाही में और गवाही का मकसद क्या है, तो उसका क्रेडिट शेक करने के लिए भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या ये बात सही है कि तुम्हारे घर में झगड़ा चलता रहता है और तुम्हारे पर मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और मैट्रिमोनियल केस जिसने किया है वो इस अक्यूज की फला रिलेशन में लगती है। तो टू कनेक्ट एंड टू चेक एंड सी एंड चेक द वेरासिटी क्रेडिट ऑफ द विटनेस। क्लियर? तो क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सोच समझ के किया जाता है ताकि हम विटनेस ने सही बोला है नहीं बोला है ये बात कोर्ट के सामने ला सके। ट्रूथफुलनेस ऑफ द विटनेस। और अगर फॉल्स प्रोसिक्यूशन है तो रीजन फॉर द फॉल्स प्रोसिक्यूशन। तो ये दो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। वैसे 141 से लेकर सारे के सारे सेक्शंस जो हैं वो बहुत ही ध्यान से देखे जाएंगे जिसमें कि क्रॉस एग्जामिनेशन की क्या क्या पावर है, उसको क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या नहीं पूछा जा सकता। अब एक क्वेश्चन है कि क्या आप गवाह से उसी के अपने खिलाफ बोलने को कंपेल कर सकते हो? कैन यू कंपेल the witness to speak against him? Yes. लेकिन इसके ऊपर थोड़ी सी लिमिटेशंस है। अगर उसका आंसर उसको प्रोसिक्यूट कराता है किसी चीज में और वो आंसर देना नहीं चाहता तो यू कैन नॉट कंपेल। बट अगर कोई मैटर इन इशू है जिसका डिस्पोजल, जिसकी डिसीजन डिटर्मिनेशन उस इशू की उसके आंसर पर डिपेंड करती है तो वो उसे देना हो। क्या आप उस वक्त जिस वक्त मर्डर हो रहा था उस पर्टिकुलर मकान में मौजूद थे? हो सकता है कि वो ये आंसर ना देना चाहे ये सोच के कि मुझे भी इम्प्लीकेट कर देंगे।
कि तुम मौजूद थे तो तुमने भी मारा हो सकता है, जरूरी नहीं आई विटनेस हो, ये भी हो सकता है सस्पेक्ट हो जाए। ऐसे सवाल पर उसे जवाब देना होगा कि यस आई वॉज प्रेजेंट और आई वॉज नॉट प्रेजेंट। क्लियर? लेकिन ऐसा कोई सवाल है जिसमें उसका प्रोसिक्यूशन किसी और चीज में हो रहा है, कोई ऐसा केस है जिसमें उसकी वाइफ ने उसके ऊपर स्टेन्ड रिलेशंस में कोई मैट्रिमोनियल एलिगेशन लगा रखा है और उसकी प्रेजेंस उस वाले केस में, उस केस में उसको हार्मफुल हो सकती है, तो ही मे नॉट आंसर। उसके लिए सेक्शन 132 हमें देखना होगा। सेक्शन 132 में लिखा हुआ है कि किन किन परिस्थितियों में विटनेस को हम कंपेल कर सकते हैं आंसर देने के लिए और किन परिस्थितियों में उसे आंसर देने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। अगर मैटर इन इशू कैन नॉट बी डिटरमिन्ड विदाउट हिज आंसर देन ही कैन बी कंपेल्ड टू। अदरवाइज कुछ ऐसी चीजें जो उसके लिए हार्मफुल है, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट को अफेक्ट करती हैं, उसको सेल्फ ह्यूमिलेट कर रही है, तो उसके लिए वी मे एक्सक्यूज द अक्यूज द विटनेस टू आंसर। ठीक है? तो सेक्शन 132 उस परिस्थितियों को बताता है जिसमें एक्सक्यूज किया जा सकता है विटनेस को टू स्पीक अगेंस्ट हिम। ठीक है? तो हम क्रॉस एग्जामिनेशन में हमने बेसिक इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे सेक्शंस थे जो हमें क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर ध्यान रखने चाहिए वो टेकअप किए। ये बहुत टेक्निकल प्रोसेस है एविडेंस कोर्ट में लाने का, इसलिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत सारी एक एक चीजें बताई जा सकती हैं। जितना इम्पॉर्टेंट है जो इस वक्त हम ध्यान दे सकते हैं कि ये चीज़ें ज़रूरी है वो हमने इस लेक्चर में कवर की है, सो दैट प्रैक्टिस में क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं और हमें जुडिशरी में किन किन चीज़ों को ध्यान देना होगा, उसके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे क्रॉस एग्जामिनेशन के वो हमने कवर किए। राइट? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछे, किसी तरह का कोई डाउट। ठीक है? तो आज हम देखेंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। राइट? ब्रीफ करते हुए हमने देखा कि एविडेंस क्या है। एविडेंस में जो स्टेटमेंट है विटनेसेस की उसको ऑरल एविडेंस कहते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे जो कोर्ट के सामने इंस्पेक्शन के लिए, कोर्ट इंस्पेक्शन के लिए पेश किए जाते हैं उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। ठीक है? डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी इंक्लूडेड है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनाने के लिए हमें एग्जिबिट करते हैं हम उन्हें, यानी इंस्पेक्शन के लिए एग्जीबिशन कराते हैं कोर्ट के सामने। और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रूव करने के लिए हम सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी के साथ सर्टिफिकेट देते हैं सेक्शन 65 बी का, और ओरिजिनल सोर्स जहां से डाटा रिकॉर्ड हुआ है वो डिस्क्लोज करते हैं। यहाँ पर विटनेसेस को रिकॉर्ड करने के लिए 135 कहता है कि स्पेशल ऑर्डर ऑफ प्रोड्यूसिंग द एविडेंस लॉ ऑफ एविडेंस में नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पर्टिकुलर कोर्ट। जैसे मैंने बताया कि हाई कोर्ट में कभी कभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की किताब में इसको बताते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है ये सेक्शन नहीं कहता है, ये हम बता रहे हैं कि कस्टमरली आज तक जो होता है opens the case P who claims
और एलिजिस। जो पेश करता है अपने विटनेस को वो चीफ इन एग्जामिनेशन करता है, और चीफ इन एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। ओके, जिसमें यस और नो में आंसर हो। क्रॉस एग्जामिनेशन में एडवर्स पार्टी करती है हमेशा, जिसका गवाह है उसकी उलट पार्टी करेगी। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद री एग्जामिनेशन पॉसिबल है, बट फॉर द क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्ट्स आस्क्ड इन क्रॉस चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन। ओके, री एग्जामिनेशन में अगर न्यू फैक्ट्स आएंगे तो वो परमिटेड बाय द कोर्ट होंगे, और परमिट होने के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट दूसरी पार्टी का होगा, बाय अदर पार्टी। ठीक, फिर हमने बताया कि क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए हमें सेक्शन 142 से 154 तक बहुत ध्यान से देखना है। 145 जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन में प्रीवियस स्टेटमेंट्स पर कन्फ्रंटेशन कर सकती है। सिविल में प्रीवियस स्टेटमेंट जो होती हैं प्लेंट्स और प्लीडिंग्स होती है, सिविल में प्लीडिंग्स होती है, और क्रिमिनल में इन्वेस्टिगेशन पेपर्स होते हैं, 161 और 164 की स्टेटमेंट सीआरबीसी में जो रिकॉर्ड हुई है आईओ के द्वारा। इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर हम कन्फ्रंट और कोरोबरेशन कर सकते हैं। अगर विटनेस कन्फ्रंट होगी तो इम्पीच हो जाएगी उसकी गवाही। हम क्रॉस एग्जामिनेशन में 146 में आइडेंटिटी पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वेरासिटी चेक करने के लिए भी क्वेश्चन कर सकते हैं, विटनेस जी उसके क्रेडिट को शेक करने के लिए भी कर सकते हैं, राइट। और वो विटनेस की पोजीशन क्या है, हु ही इज, और वो रिलेटेड है कि नहीं है उससे एक्सपर्ट टाइप की, तो वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या परमिटेड है। एक हमने बताया आपको कि 154 में देखा जाता है कि आप ये देखेंगे कि हमें विटनेस को हम कंपेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, विटनेस टू कंपेल टू आंसर। इसमें हम सेक्शन 132 भी देखेंगे आईपीसी आईईए का, कि वो किस हद तक हम उसे कंपेल कर सकते हैं, किस हद तक नहीं कर सकते फॉर गिविंग सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट। ओके, सो दिस वाज ऑल। एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चंस? हम यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंस, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस एंड प्रूफ ऑफ एविडेंस, प्रूफ बाय एविडेंस, ये तीन चीजों पे डिफरेंस ध्यान रखें। ठीक है, सो विद दिस आज का लॉ ऑफ एविडेंस इज बीइंग क्लोज्ड। गुड नाइट।